डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के समय प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है और उसी प्री बोर्ड एग्जाम का मैंने आप लोगों के लिए साइंस यानी विज्ञान कक्षा 10 का पेपर जो कि हो चुका है और ये उसी पैटर्न पे आया है जो पैटर्न आपके होने वाली बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इस बोर्ड एग्जाम में जो पैटर्न आएगा वो कैसा होगा, किस तरीके से होगा, तो वो हम इस पेपर के द्वारा समझेंगे इसको सॉल्व करके। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आपको टोटल टाइम वहां पे कितना मिलेगा। टोटल टाइम मिलेगा, पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए वहां के बारे में। तो टोटल टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट आपको मिलेगा पेपर को पढ़ने के लिए। और 70 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट हैं। एक तो खंड आ है जिसमें OMR सीट आपको मिलेगी, जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है किस तरीके से आपको भरनी है। उस पे आंसर आपको 20 क्वेश्चंस देने होंगे और बी पार्ट में जो आपको लिखने वाले क्वेश्चंस हैं वो करने होंगे। खंड का खा गा यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्टों में बटा हुआ है। समीकरण और चित्र भी आपको देने हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, एक लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, वो कौन सा लेंस है। देखिए लेंस आपने पढ़ रखे हैं, तो बीच में मोटा कौन सा होता है, ये होता है हमारा उत्तल लेंस और ये हमारा होता है अवतल लेंस। तो देखो बीच में मोटा कौन सा, उत्तल लेंस, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। प्रिज्म के अवयवी वर्णों के स्पेक्ट्रम में परिवर्णी शब्द, जब हम प्रिज्म से कोई किरण जाती है तो वो 7 हिस्सों में ब्रेक हो जाती है। सबसे ऊपर हमारा होता है आर, सबसे नीचे वी। तो वी यानी वायलेट और रेड, तो हमारा वी वाला विव ग्वार, इसमें जो हमको पैटर्न मिलता है वो क्या होता है, विव ग्वार। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और जो अधिकतम दूरी है वो है अनंत तक होती है, यानी कि मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक हमारी आंख देख सकती है और जो अधिकतम दूरी है वो अनंत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, यानी किस धातु का। ये किसी धातु का नहीं, एलॉय होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम का मतलब है ये किस किस से मिलकर के बना है, निकिल प्लस क्रोमियम, इन दोनों से मिलकर बना है। तो निकिल प्लस क्रोमियम, इन्हीं को मिला के नाइक्रोम हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है और इसको हम ओम से लिखते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो फाई बराबर VA से लिख सकते हैं और एक होता है F बराबर VIL से लिख सकते हैं। यहां से लिखेंगे तो हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यहां देखते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये भी सही है। ये मिस्टेक है ऑप्शन में, यहाँ तो स्क्वायर होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, मोटर में जैसे हमने बिजली भेजी तो वो कुछ न कुछ वर्क करने लगता है, यानी कि वो यांत्रिक कार्य होने लगता है उसके द्वारा, तो वो बदलता है। तो ये तो था फिजिक्स के क्वेश्चन 7 थे। आगे केमिस्ट्री में देखते हैं किस गैस की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। दहन मतलब जलना, कोई भी चीज जलती है तो किसकी चीज जरूरत होती है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जल सकती, तो ऑक्सीजन जरूरी है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका ये भी ध्यान रखना है आपको, नाम भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अयस्क से अधात्री को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अयस्क से अधात्री को पृथक करने की प्रक्रिया हमारी सांद्रण, यानी कि उसका हमें क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन। मतलब जो हमने खनिज निकाला है जमीन से, उसमें कंकड़, मिट्टी, पत्थर, धूल, बहुत सारे अलग अलग अपद्रव्य हो सकते हैं, उनको अलग करने की कुछ प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं में हम उसमें से धूल, मिट्टी, कंकड़ के पार्टिकल हैं उनको अलग कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं सांद्रण। नेक्स्ट है C2H5OH का IUPAC नाम क्या है। C2H5OH, तो आप देख सकते हैं C2H5OH का मतलब है इसमें कौन सा समूह लगा है, एल्कोहली समूह लगा है। कितने कार्बन है, 2।
तो 2 कार्बन से हमारा एथेन होता है, और एल्कोहली समूह लगा है तो ऑल, तो इसका क्या हो जाएगा एथेनॉल। तो इसका क्या हो गया एथेनॉल। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग हमारे 18 हैं। देखिए 18 वर्ग का मतलब जो ऐसे खड़ी खड़ी लाइंस हैं वो वर्ग हैं, वो 18 हैं, और जो ऐसे क्षैतिज पंक्तियां हैं वो आवर्त हैं, वो 7 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस आप याद रखें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, है ना, ये सारी हैं। तो इसमें ऑर्गन जो है वो हमारी अक्रिय गैस है। रुधिर से मूत्र का पृथक्करण कहाँ होता है? रुधिर से मूत्र का पृथक्करण होता है किडनी में, क्योंकि किडनी हमारी क्या करती है, वो फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, वो खून को जो है छानती है। जैसे घर में नहीं चाय छानते हैं छलनी से, तो वही फिल्ट्रेशन का काम जो है किडनीज करती है, यानी ब्रक हो गए इसमें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में होता है टाइलिन एंजाइम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। लार जो होती है टाइलिन एंजाइम, जब कोई खाते हैं तो मुंह से ही पाचन हमारा स्टार्ट हो जाता है, वो टाइलिन एंजाइम होता है। मादा में, मानव में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय, यौन, अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब नहीं, ये होता है गर्भाशय में। वहीं पे जो है शुक्राणु और अंडा आपस में मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? गुलाब, गेंदा, चना, मीठी मटर पे किया था। स्वच्छ गैस कौन सी? डीजल, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन। ये जितने भी हैं इनमें देखो विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं, लेकिन सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट। हरे पौधे किस पोषी स्तर में आते हैं? हरे पौधे उत्पादक में आते हैं। यहाँ पे अलग अलग दिया गया है तो प्रथम में ही आ जाएंगे, ये उत्पादक होते हैं। मानव की आंत में कौन सा जीवाणु होता है जो गंगा जल को दूषित कर देता है? ये कोलीक्रमी बैक्टीरिया, ये हमारे इंटेस्टाइन, आंतों में पाया जाता है, और ये मलमूत्र के द्वारा गंगा में जाकर के उसके पानी को दूषित करता है। ये जो 20 क्वेश्चन थे ये तो आपको ओएमआर शीट पे करने थे। आगे का जो पार्ट है वो हम देखेंगे, वो आपको उसके लिए आपको कॉपी मिलेगी, तो उस पर किस तरीके से कॉपी होगी उसको उस पर करना होगा। पहला सवाल हमारा है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? इसके नियम लिखिए, चित्र द्वारा समझाइए। देखिए अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इस तरीके से ये मान लीजिए हमारा ऊपर हमारी वायु थी मध्यम, और नीचे हमारा जल था। तो जैसे ये किरण इधर से यहाँ पे आपतित होती है, तो ये जब वायु से जल में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर जाना, तो इसको सीधे चाहिए था, ऐसे जा रही थी तो इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे न जा करके ये इसकी ओर मुड़ गई है। तो यही घटना हमारी कहलाती है अपवर्तन। ये हमारी आपतित किरण हो गई, आपतित, और ये किरण हमारी हो गई अपवर्तित, और ये हमारा हो गया अभिलंब। तो 2 केस हैं। अगर जो किरण उल्टा जाएगी यानी जल से वायु में जाएगी तो वो दूर हट जाएगी, और वायु से जल में जाएगी तो वो यानी सघन, जो वायु है हमारी वो कैसा माध्यम है? वो विरल माध्यम है, और नीचे वाला जो माध्यम है वो कैसा माध्यम है? वो सघन माध्यम है। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो पास में चली जाएगी किरण, और जब नीचे से ऊपर जा रही है तो दूर हट जा रही है। ये कहलाता है आपतन कोण, और ये कहलाता है अपवर्तन कोण। ठीक है, नियम इसके क्या हैं? नियम ये हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा ये है कि आपतन कोण की साइन यानी कि साइन आई, और अपवर्तन कोण की साइन यानी साइन आर, ये दोनों क्या होते हैं? नियतांक होते हैं। इनका अनुपात जो है वो फिक्स्ड होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, कह रहा कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कितनी है? 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो वस्तु को हम किससे डिनोट करते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी ओ बराबर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष के लंबवत की वस्तु से लेंस की दूरी यानी यू बराबर कितनी हो गई? माइनस, यू ऑलवेज निगेटिव रहता है।
तो प्रतिबिंब की स्थिति आकार, स्थिति का मतलब हमें v निकालना है, आकार का मतलब हमको I निकालना है और आवर्धन का मतलब हमको m निकालना है। तो सबसे पहले हम v निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? लेंस सूत्र से। हम क्या लगा देंगे? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हमारा क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें v निकालना है तो 1/v बराबर u को इधर भेज देंगे f के पास, 1/f प्लस 1/u वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/v बराबर हो जाएगा 1/10। u का मान माइनस में है तो ये इसको माइनस कर देगा। सॉल्व कर देंगे। 1/v बराबर एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 10 तियां 30, 15 दूनी 30, यानी 1/30 आ गया। और v बराबर यहाँ पे आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु हमारी ये स्थिति आ गई। कहाँ है? ये है लेंस के पीछे, क्योंकि ये प्लस में आ रहा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। पहली चीज आ गई। अब दूसरी चीज देखते हैं आगे। कह रहा है इसका आई निकालिए, कितने आकार का बनेगा। तो इसके लिए हम आवर्धन का सूत्र लगा देंगे। तो देखिए कैसे। आवर्धन के लिए हम क्या करेंगे? m बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा m बराबर I/O होता है बराबर V/U होता है। तो I हमको निकालना है, O का मान 2 दिया गया था, V हमने अभी निकाला है 30, U का मान है -15, 15 दूनी 30, तो I बराबर कितना आ गया? -4 सेंटीमीटर। ये उसका क्या आ गया है? आकार, यानी वस्तु कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी, 4 सेंटीमीटर आ रहा। आवर्धन निकालेंगे m। आवर्धन कैसे निकालेंगे? I/O से निकाल देंगे। I हमारा -4, O था 2, काट दिया तो ये आ गया -2। -2 का मतलब क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब है, यानी उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब है, इसीलिए उसका आवर्धन माइनस में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं न बदलें, जैसे ताप, दाब, उसकी लंबाई न बदलें, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। I P इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V भी कह सकते हैं। और इस प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है R बराबर V/I, यानी कि जिसको कि हम क्या कहते हैं? उस चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये है ओम का नियम। कह रहा है इसका सत्यापन करने के लिए क्या होता है? V और I की हम वैल्यूज नोट कर लेते हैं। विभवांतर को बदलते रहते हैं और V की अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं और उनपे क्या I की वैल्यू है वो भी ले सकते हैं। तो V और I के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कर्व मिलता है। तो ये सीधी रेखा हमको बताती है कि दोनों समान रूप से दोनों में परिवर्तन हो रहा है। जितना B बढ़ रहा तो I बढ़ रहा, V घट रहा तो I घट रहा। तो इस प्रकार से इसका हम सत्यापन भी लिख सकते हैं। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? इसका मात्रा लिखिए। सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य होता है व्यय विद्युत ऊर्जा की दर, यानी कि P = W/T। व्यय विद्युत ऊर्जा की दर ही हमारी सामर्थ्य कहलाती है। तो दर और इसका मात्रक यदि हम लिखें, मात्रक व्यय विद्युत ऊर्जा या किया गया कार्य, W उसका मात्रक जूल और T का मतलब सेकंड, जूल प्रति सेकंड, या इसी को हम क्या कहते हैं? वाट। तो जूल प्रति सेकंड भी इसका सही मात्रक और वाट भी सही है। आगे क्वेश्चन दिया है 2 विद्युत लैंप जिसमें एक अनुपातांक ये है। इसमें P1 बराबर 100 वाट दिया गया है और दूसरा बल्ब है उसका 60 वाट दिया गया है। दोनों की जो वोल्टता है यानी वो 220 वोल्ट से दोनों जुड़े हुए हैं। तो कह रहा है कितनी धारा इन दोनों ने ली। तो सूत्र एक होता है, हम जानते हैं P बराबर होता है VI। यहीं से हम I बराबर लिख सकते हैं I1 बराबर P1/V। तो P1 का मतलब हो गया है 100 और V का मतलब हो गया है 220। 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 11, यानी कि I1 बराबर हमारा कितना हो गया? 5/11 एम्पियर। ऐसी तरीके से I2 निकाल दीजिए, दूसरे की धारा निकाल लीजिए P2/V करके, यानी 60/220। 0 से 0 कट गया, 2 तियां 6, 11, 3/11। तो टोटल धारा, कुल धारा कितनी वो लेंगे दोनों, तो कुल धारा हो जाएगी I बराबर I1 प्लस I2। तो
ये आपका हो जाएगा 5/11 प्लस 3/11, जोड़ दिया तो टोटल आ गया 8/11 एम्पियर। तो टोटल धारा दोनों मिला करके 8/11 एम्पियर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है फिजिक्स का। सूर्य का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण के कारण समझाइए। सूर्य के श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम प्रिज्म में कैसे बनता है? चित्रमाकार स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब रंग से, विक्षेपण का मतलब अलग अलग हो जाना। तो जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसको हम दिखा सकते हैं। ये कोई हमारा मान लीजिए प्रिज्म है ABC, इस पे श्वेत प्रकाश किरण पड़ रही है, तो ये क्या होगा, ये 7 अलग अलग भागों में विभक्त हो जाती है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6। और इसमें जो सबसे नीचे रंग होता है वो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें अलग अलग रंग हैं सब सारे, जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये क्रम हमको मिलता है, यही हमारा वर्ण विक्षेपण है। पूछ रहा है कारण इसका ये है क्योंकि हर रंग के प्रकाश के लिए इसका जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है। जब अपवर्तनांक अलग अलग है हर रंग के लिए तो उनकी चाल अलग अलग होगी। जब चाल अलग अलग है तो ये सारे एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं और चाल में परिवर्तन के कारण ही ये सारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं अवयवी रंग, और इसीलिए हमारा वर्ण विक्षेपण होता है। तो ये हो गया, कारण भी हो गया, वे भी हो गया, चित्र भी बनाकर स्पष्ट हो गया। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको देनी, जो पूछा जा रहा है आपसे वो पूरा डिटेल आपको देना होगा। इसके बाद केमिस्ट्री पार्ट है, उसको देखते हैं। पहला है योगात्मक तथा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में जुड़ करके किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो वो योगात्मक अभिक्रिया, मतलब एडिशन रिएक्शन। तो सीधा है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन यानी जब वायु में जलता है तो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है हमारी योगात्मक अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जब एक अधिक क्रियाशील यौगिक किसी कम क्रियाशील यौगिक के लवण के विलयन में से रिएक्शन करता है तो वो कम क्रियाशील यौगिक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu, यानी देख रहे हैं आयरन जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए ये कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट विलयन से अलग कर देता है और FeSO4 बना लेता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है हमारी विस्थापन। तो ऊपर वाली अभिक्रिया हमारी कैसी थी, योगात्मक, और ये वाली अभिक्रिया कैसी थी, विस्थापन अभिक्रिया थी। नेक्स्ट कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इंग्लिश में भी उसको मैं लिख देता हूं, इसका नाम भी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो ये है इसका सूत्र। अब कह रहा है इसको कैसे बनाएंगे, तो ये बनाया जाता है जिप्सम के द्वारा। तो देखिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 into 2H2O। इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पे हमारा क्या होता है, CaSO4 into हाफ H2O ये बन जाता है, और प्लस 1 राइट 1/2H2 यानी 3/2H2O ये अलग निकल जाता है इसमें से। 1 राइट 1/2H2O ये निकल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हो गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया है हमारा जिप्सम। तो जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेते हैं। फिर आगे कह रहा है जल के साथ ये क्रिया कैसे करता है। जल के साथ क्रिया रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। जैसे CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 राइट 1/2H2O, मतलब जो पानी निकला था वही फिर से रिएक्शन कर लेगा, तो फिर से ये जिप्सम बना लेता है CaSO4 into 2H2O, यानी फिर से वही जिप्सम बना लेगा ये पानी से क्रिया। प्रयोग किसका यहाँ पे होता है, प्लास्टर पे जो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो वहां पे हम इसको हड्डी को जोड़ने में प्लास्टर चढ़ाने का काम आता है। और दूसरा इसके अलावा ये मूर्ति वगैरह है उनको भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि। देखिए विद्युत अपघटनी विधि में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोड बना लेते हैं एक शुद्ध धातु का और एक अशुद्ध धातु का। तो एक हमने
एनोड जो होता है वो अशुद्ध धातु का बना लिया जाता है और कैथोड भी मोटा रखा जाता है, कैथोड जो होता है वो पतला रखा जाता है। ये होता है शुद्ध धातु का और ये होता है अशुद्ध धातु का, कैथोड और एनोड। तो जब इनमें ऊपर ले जाकर के हम करंट फ्लो करते हैं, इनको ले जाकर के किसी बैटरी या उससे हम जोड़ देते हैं, तो होता क्या है, ये पिघल पिघल के इधर की ओर चलने लगता है। उल्टा हो गया, सॉरी, ये होगा माइनस, ये प्लस होगा। हाँ, तो ये कॉपर प्लस आयन इसमें चले जाते हैं। ये नीचे जो लिक्विड भरा होता है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। तो जितने कॉपर इसके अंदर जाते हैं उतने ही कॉपर यहां पर जो है जमा हो जाते हैं जाकर के। तो कॉपर आयंस इसमें ये घुलने लगता है, सॉरी, ये कॉपर, इस तरीके से समझ लेते हैं इसको। ये दो, एक हम जो विद्युत अपनी विधि में कैथोड और एनोड, एक शुद्ध धातु का एक अशुद्ध धातु का, शुद्ध धातु का जो कैथोड बनाते हैं पतला होता है, अशुद्ध धातु का एनोड मोटा होता है। तो और इसमें जो विद्युत अपघट्य लेते हैं वो हमारा कॉपर सल्फेट विलयन होता है। तो जब इसमें करंट हम फ्लो करते हैं तो ये घुलने लगता है पानी में और ये कॉपर आयंस हमारे जो है नीचे इसमें जाने लगते हैं और इसमें जो कॉपर आयन है वो इस पे जमा होने लगते हैं, नीचे ये घुल जाता है और यहाँ पे जो अशुद्धियां हैं वो नीचे आ जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं एनोड मड, एनोड मड या एनोड पंक भी कहते हैं। और इस प्रकार से हमारा कॉपर जो है वो शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। सजातीय श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तथा उनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है तथा दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर या 14 परमाणु भार का अंतर होता है। जैसे आपने पढ़ा है एल्केन, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। दूसरा इसके बाद आता है, दूसरा इसके बाद है एल्केन के बाद एल्कीन, यानी कि CnH2n-2। तीसरा इसका है सीरीज एल्काइन, यानी सॉरी 2 नहीं, यहां पे होगा 2n होगा, CnH2n-2। तो ये अलग अलग हैं। इसका मान लीजिए सदस्य मेथेन है, इसका सदस्य एथेन है, C2H4 और तीसरा जो है C2H2। तो मेथेन, एथीन, एथाइन ये इसके सदस्य हैं और ये सजातीय श्रेणी इस तरीके से होती है। मूल आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है? मूल आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में ये अंतर है। मूल आवर्त नियम जो था वो ये कहता था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं।